epistemology, epistemology and education. In this video, we are going to discuss this question with reference to the book Philosophy and Education: An Introduction to Christian Perspective, written by George R. Knight. So let's start. Epistemology. Epistemology is the branch of philosophy dedicated to studying the nature, source एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। कि देखिए, एपिस्टेमोलॉजी जो है ये फिलोसफी का एक ब्रांच है जहाँ नेचर, सोर्स, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज की नॉलेज जो है इसका नेचर क्या है, उसका सोर्स क्या है, ये कितना, इसका वैलिडिटी क्या है, इसी का बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और डिस्कस करते हैं। It is central to educative process alongside metaphysics because it seeks to answer the fundamental question what is true and how do we know। हो गया कि जैसे मेटाफिजिक्स एक फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक एस्पेक्ट है एजुकेशन का, ठीक ऐसे एपिस्टेमोलॉजी जो है ये एक बेस और कोर एस्पेक्ट है फिलोसफी और एजुकेशन का, जहाँ की हम लोग व्हाट इज ट्रू, हाउ डू वी नो, कि क्या ट्रू है और उसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये सही है या सही नहीं है। तो इसी के ऊपर हम लोग यहाँ क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इट्स स्टडी इवेलुएट द डिपेंडेबिलिटी ऑफ नॉलेज एंड प्रॉपर्टी ऑफ मेथड यूज टू अराइव एट वारंटेबल ट्रूथ। कि यहाँ जो स्टडी होता है ये क्या होता है कि यहाँ हम लोग इवेलुएट करते हैं कि नॉलेज का जो डिपेंडेबिलिटी है उसको इवेलुएट करते हैं और उसी के साथ साथ प्रॉपर्टी ऑफ मेथड, हो गया, जो मेथड है जिसी को कि हम लोग एक ट्रूथ जो कि मतलब एक्चुअल ट्रूथ है, हो गया, उसी को जानने के लिए जो मेथड है उसी को हम लोग क्या करते हैं कि इवेलुएट करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम देखें इसका जो सिंपल मीनिंग, द एपिस्टेमोलॉजिकल वेंचर बिगिन बाय आस्किंग लॉजिकल क्वेश्चन कैन रिलेटिव बी नोन। हो गया कि जब हम लोग एपिस्टेमोलॉजी को देखते हैं तो यहाँ पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्या है, कैन रियलिटी बी नोन, कि ये जो रियलिटी है ये इसको हम लोग जान सकते हैं क्या। दिस डेमोन्स्ट्रेट द क्लोज कनेक्शन बिटवीन एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। और ये जो चीज है कैन रियलिटी बी नोन, ये क्या करता है कि एपिस्टेमोलॉजी जहाँ की हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज के बारे में स्टडी करते हैं, और मेटाफिजिक्स जहाँ की हम लोग रियलिटी के बारे में स्टडी करते हैं, ये दोनों में एक तरह से ये क्या करता है, एक कनेक्शन बनाता है। हो गया, कनेक्शन बनाता है। हो गया, देखिए एपिस्टेमोलॉजी का जो फर्स्ट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है डायमेंशन ऑफ नॉलेज, और यहाँ अलग अलग तरह का जो डायमेंशन है उसी को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और सबसे पहला जो डायमेंशन आता है वो क्या है, स्केपिटिज्म। अगर हम लोग एक लेमैन और जनरल विच से स्केपिटिज्म का मीनिंग को देखें तो ये डाउट, क्वेश्चनिंग, हम लोग स्केपिटिज्म का मतलब क्या बोलते हैं, क्वेश्चनिंग ही जनरली बोलते हैं। लेकिन इन द नैरोर सेंस स्केपिटिज्म इज द पोजीशन that claim gaining knowledge is impossible and that an search for truth is in vain। कि देखिए कि स्केपिटिज्म का मतलब नैरोर सेंस में क्या है कि ये जो गेनिंग नॉलेज इज इम्पॉसिबल, कि जो नेचर है, जो नॉलेज है, हो गया, वो नॉलेज को गेन करना ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो ट्रूथ है वो इंटरनल है। ये स्केपिटिज्म एक नैरोर वे में बिलीव करता है। लेकिन अगर हम लोग ब्रॉडर सेंस में स्केपिटिज्म को दिखे तो वो क्या है, स्केपिटिज्म इज ऑफ्टन यूज्ड टू डिनोट द एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग एनी एजम्पशन और कंक्लूजन। कि कोई भी एजम्पशन, कोई भी कंक्लूजन्स के ऊपर क्वेश्चन करना ही क्या है, ब्रॉडर सेंस में स्केपिटिज्म का मतलब है। अगर हम लोग ग्रीक सोफिस्ट गर्गियस को हम देखें तो इनके हिसाब से एक्सप्रेस दिस थॉट बाय असर्टिंग दैट नथिंग एग्जिस्ट एंड दैट इफ इट एंड ह्यूमन कुड नॉट नो इट। कि कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं है और ह्यूमन को किसी के बारे में पता ही नहीं है, ये ग्रीक सोफिस्ट बिलीव करते हैं।
ए फुल ब्लोन स्केपिटिज्म वुड मेक कंसिस्टेंट एंड इंटेलिजेंट एक्शन इम्पॉसिबल। हो गया कि अगर हम लोग एक फुल ब्लोन स्केपिटिज्म को देखिए तो उनके हिसाब से क्या है, वुड मेक कंसिस्टेंट एंड इंटेलिजेंस एक्शन इम्पॉसिबल। जो कंसिस्टेंट एंड इंटेलिजेंट एक्शन है उसको इम्पॉसिबल करना ही ये फुल ब्लोन स्केपिटिज्म का मतलब। नेक्स्ट डायमेंशन जो है वो है क्या, एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म का मतलब क्या है, दिस इज ए प्रोफेशन ऑफ इग्नोरेंस। हो गया जहाँ कि हम लोग इग्नोर करते हैं, पार्टिकुलरली इन रेफरेंस टू द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कि यहाँ हम लोग किसी को सपोर्ट नहीं करते, ना एग्जिस्ट है गॉड, ना गॉड एग्जिस्ट नहीं है। हम लोग ये दोनों को क्या करते हैं कि इग्नोर करते हैं। हो गया, इग्नोर करते हैं रेदर देन ए पॉजिटिव डिनायल और एनी वैलिड नॉलेज। हो गया कि कोई भी वैलिड नॉलेज को पॉजिटिव वे में डिनाय करने की वजह से हम लोग क्या करते हैं यहाँ कि एक तरह से इग्नोर करते हैं, ना गॉड एग्जिस्ट है ना गॉड का नॉन एग्जिस्टेंस। ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ इग्नोर करते हैं। अगर जनरल कंसेंसस को दिखे, मोस्ट पीपल ऑपरेट ऑन द क्लेम दैट रियलिटी कैन बी नोन। हो गया कि बहुत सारे लोग जो है उनके हिसाब से क्या है कि ये रियलिटी जो है उसको हम लोग पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन को अगर हम देखें, रिलेटिविटी वर्सेस एब्सोल्यूटिज्म। वंस द opposition is taken that reality can be known, a decision must be made regarding whether truth is absolute or relative। कि अगर एक बार भी हमको रियलिटी जो है वो नोन करके पता लग गया, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर रियलिटी है तो ये रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है। क्या, अगर रियलिटी एग्जिस्ट करता है तो ये कैसा है, ये एब्सोल्यूट है या ये रिलेटिव है। तो रिलेटिव ट्रूथ का मतलब क्या है, दिस सजेस्टेड ऑल टू द सब्जेक्ट टू चेंज, मीनिंग दैट व्हाट इज ट्रू टुडे मे बी फॉल्स टुमारो। कि रिलेटिव ट्रूथ का मतलब क्या है कि जो ट्रूथ है ये सब्जेक्ट टू चेंज है, ये टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जो आज ट्रू है कल हो सकता है वो फॉल्स हो जाए। हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिविटी ऑफ ट्रूथ, रिलेटिव ट्रूथ जो कि चेंज होता है हम लोग बिलीव करते हैं। नेक्स्ट एब्सोल्यूट ट्रूथ, यहाँ क्या होता है, दिस रेफर्स टू ट्रूथ दैट इज इटर्नल एंड यूनिवर्सली ट्रू इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड प्लेस। एब्सोल्यूट ट्रूथ का मतलब क्या है कि ट्रूथ जो है वो इटर्नल है और ये इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड प्लेस ये क्या करता है, यूनिवर्सली ये हर वक्त ट्रू ही रहता है। इफ दिस काइंड ऑफ ट्रूथ एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, इट शुड बी प्लेस्ड एट द वेरी सेंटर ऑफ स्कूल करिकुलम। अगर कोई भी चीज ऐसा एग्जिस्ट करता है तो उसको हमको क्या करना चाहिए, हमारा स्कूल करिकुलम का एक पार्ट हमको बनाना चाहिए। हो गया, दिस इज अनदर डायमेंशन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन आता है कि अगर नॉलेज रियलिटी जो है, अगर रियलिटी जो है वो नोन है, जो नेचर ऑफ रियलिटी है वो नोन है, दिस क्वेश्चन इज क्लोजली रिलेटेड विद रिलेटिविटी ऑफ ट्रूथ। कि ये जो रिलेटिविटी है उसके ऊपर अगेन क्वेश्चन आता है कि ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। नॉलेज एज एक्सटर्नल इम्प्लांटेशन, इट मीन्स ऑब्जेक्टिव, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। सम होल्ड दैट नॉलेज इज रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड इम्प्लांटेड इनटू माइंड एंड नर्वस सिस्टम। कि कुछ फिलोसोफर है जिनके हिसाब से ये नॉलेज जो है हमको बाहर से मिलता है और बाहर से मिलने के बाद ये हमारा माइंड और नर्वस सिस्टम में हम लोग इसी को इम्प्लांट करते हैं। जैसे कि आयरन ओर को हम लोग बाहर से लाते हैं और एक सिप में उसको क्या करते हैं कि फिट करते हैं और सिप उसी के थ्रू बनाते हैं। ठीक वैसे ये नॉलेज जो है वो आउटसाइड से हम लोग उसको क्या करते हैं कि रिसीव करते हैं और वो हमारा माइंड और नर्वस सिस्टम के साथ अटैच करते हैं।
दिस व्यू पॉइंट इज ऑफ्टन हेल्ड बाय फिजिकल साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन। और ये जो व्यू पॉइंट है ये ज़्यादातर साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन जो है वहाँ से हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, नॉलेज एज पार्शियल स्ट्रक्चरिंग। हो गया कि कुछ ऐसे हैं, ऐसे फिलोसोफर हैं जिनको लगता है कि नॉलेज जो है वो पार्शियल स्ट्रक्चरिंग है, मतलब वो इंटरेक्टिव है। Other believe that knower contribute something to the engagement of themselves with the world। कि जिनको पता है, जो लोग बिलीव करते हैं कि नॉलेज एग्जिस्ट करता है, हो गया उसका नेचर है, तो उनके हिसाब से क्या है, समथिंग टू एंगेज विद देमसेल्फ, कि वो लोग बिलीव करते हैं कि ये हर वक्त ये वर्ल्ड के साथ एंगेज रहता है, मेकिंग देम पार्शियली रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर देयर नॉलेज। दिस पर्सपेक्टिव इज ऑफ्टन फेवर्ड इन सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस। जो सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं उनके हिसाब से ये नॉलेज जो है वो पार्शियल स्ट्रक्चरिंग है और ये इंटरेक्टिव इन नेचर है। लेकिन जो लोग आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक फील्ड में काम करते हैं उनके हिसाब से ये नॉलेज जो है क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब्जेक्टिव इन नेचर है। ये थर्ड व्यू पॉइंट इज दैट पीपल एग्जिस्ट एज प्योर सब्जेक्ट। हो गया, प्योर सब्जेक्ट की तरह ये लोग नॉलेज को देखते हैं, हु मैन्युफैक्चरर ट्रूथ रेदर देन बीइंग इट्स रेसिपेंट ऑफ पार्टिसिपेंट। और इनके हिसाब से ये ट्रूथ जो है वो हम लोग इंडिविजुअल जो है वो मैन्युफैक्चर करता है, ना कि कोई मैन्युफैक्चर करता है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हो गया, जो आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक वाले लोग होते हैं वो लोग नॉलेज को एक सब्जेक्ट की तरह वो लोग दिखते हैं। हो गया, दिस इज अनदर डायमेंशन। नेक्स्ट डायमेंशन इज एप्रायरी वर्सेस पोस्टेरी। ऐसे कुछ लोग हैं जो लोग की मानते हैं नॉलेज जो है वो पहले से ही हमारे अंदर है, बिल्ड इनटू द वेरी फैब्रिक ऑफ रियलिटी। हो गया, ऐसे कुछ लोग हैं। लेकिन और भी कुछ लोग हैं जिनके हिसाब से नॉलेज क्या है, फोस्टररी। फोस्टररी मतलब क्या है कि नॉलेज जो है वो प्री एग्जिस्ट नहीं रहता, ये हमारा एक्सपीरियंस, ह्यूमन जो एक्सपीरियंस है उसी के थ्रू वो गेन करता है। इट इज पोस्टरी टू ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड डिपेंड ऑन ह्यूमन अवेयरनेस। हो गया, मॉडर्न फिलोसफीज इन कंट्रास्ट टू ट्रेडिशनल वन। हो गया, ये पोस्टरी का मतलब जनरल मीनिंग है। नेक्स्ट, अगर देखिए हम लोग सोर्सेस ऑफ नॉलेज, although there is no single source that supplies all knowledge, most thinker select one source as the most basic background against which all other are evaluated। कि देखिए कि नॉलेज जो है इसी का कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है, बहुत सारे सोर्सेस हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन बहुत सारे जो थिंकर होते हैं उनके हिसाब से क्या है कि एक ही सोर्स को वो लोग सिलेक्ट करते हैं। हो गया, आर द मोस्ट बेसिक बैकग्राउंड अगेंस्ट विच ऑल अदर आर इवेल्युएटेड। जिस सोर्स का अगेंस्ट में जो अलग सोर्सेस है उनको भी क्या किया जा सके, इवेल्युएट किया जा सके, उनको ये लोग चूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो फास्ट सोर्स जो मानते हैं वो है एम्पिरिसिज्म और द सेंसेस। हो गया, एम्पिरिसिज्म इज द व्यू दैट नॉलेज इज ऑब्टेन थ्रू सेंसेस। कि देखिए कि जब हम लोग एम्पिरिसिज्म का बारे में बात कर रहे हैं तो ये रिलेटेड टू हमारा एक्सपीरियंसेस, क्या रिलेटेड टू आवर एक्सपीरियंसेस और रिलेटेड टू आवर सेंस ऑर्गन, जैसे कि सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, फीलिंग एंड टेस्टिंग। जो नॉलेज हमको ये एक्सपीरियंस के थ्रू मिलता है, हमारा सेंस ऑर्गन के थ्रू हमको मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पिरिसिज्म बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज इमीडिएट एंड यूनिवर्सल एमंग ह्यूमन। हो गया, और ये इस तरह का जो एक्सपीरियंस बेस्ड, हो गया, और सेंस ऑर्गन परसिव बेस्ड नॉलेज जो होता है वो इमीडिएट होता है और यूनिवर्सल होता है। हो गया, ये इमीडिएट हमको मिल जाता है और हर एक ह्यूमन में आपको इस तरह का नॉलेज देखने के लिए मिलता है, एंड सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ फॉर मच ऑफ आवर जनरल नॉलेज। और ये हमारा जो जनरल नॉलेज है उसके लिए एक फाउंडेशन का काम करता है। लेकिन इसी का बहुत सारे लिमिटेशन है। सेंसेस आर इनकम्प्लीट एंड अनडिपेंडेबल, कि ये हर वक्त इनकम्प्लीट रहता है
और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दे आर सब्जेक्ट टू डिसर्शन, subject such as seeing a stick look bent while partial submerged in water, a limit imposed by the fatigue of illness। कि देखिए कि ये हर वक्त इनकम्प्लीट रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है कि एक दो स्टिक है, कि एक ही स्टिक को आप ले लीजिए, एक स्ट्रेट स्ट्रेट लीजिए, जब आप खाली आंखें में उसको दिख रहे हैं तो वो स्ट्रेट दिखता है, लेकिन वही सेम स्ट्रेट को एक ग्लास पानी के अंदर जब हम लोग उसका आधा हिस्सा को डुबाएंगे और साइड से दिखेंगे तो वो हमको क्या दिखता है, बेंड दिखता है। तो जब हम लोग इसलिए सेंस organ के थ्रू जब हम लोग सेंस करके कोई भी नॉलेज ऑब्टेन करते हैं वो इनकम्प्लीट होता है, वो एक्चुअल में स्ट्रेट है, लेकिन जब वाटर में आप उसको डुबा दे रहे हैं आधा, उसको आधा हिस्सा को, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि वो बेंड दिखाई दे रहा है, जो कि एक्चुअल में वो बेंड नहीं है। ओके, तो इसीलिए ये सेंस के थ्रू जो हम लोग सेंस organ के थ्रू जो नॉलेज गेन करते हैं तो वो एक एक बार क्या रहता है कि इनकम्प्लीट रहता है। नेक्स्ट, ह्यूमन परसेप्शन इज लिमिटेड as evidenced by sound and light wave existing outside the range of unaided human perception। और ये ह्यूमन परसेप्शन जो है वो लिमिटेड ही रहता है। हो गया, ये जो हमारा साउंड लाइट हो गया इसी के रेंज में ही रहता है, उसके ऊपर ये हम जा नहीं सकता। Scientific instruments are invented to extend the range of senses, but the exact dependability of this instrument cannot be ascertained due to the potentiality of distorting effect of human mind in recording and interpreting sense perception। कि देखिए अभी तो बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया गया है कि हमारा जो सेंस है उसी को हेल्प करने के लिए और उसी को क्या करने के लिए कि एक्सेलरेट करने के लिए, लेकिन उसी का जो भरोसा है, उसी के ऊपर जो भरोसा है वो कितना देर दूर तक किया जा सकेगा वो क्वेश्चनेबल है। Sensory knowledge is fundamentally built upon assumption that must be accepted by faith in dependability of human sensory mechanism। कि जब हम लोग कोई भी नॉलेज को सेंसरी organ के थ्रू हम लोग रिसीव करते हैं, गेन करते हैं, तो वो बेसिकली एजम्पशंस के ऊपर ही बेस करके रहता है। हो गया, अगर इसी का एक एडवांटेजेस दिखे, मेनी सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेरिमेंट आर ऑफन टू बोथ रेप्लिकेशन एंड पब्लिक एग्जामिनेशन। बहुत सारे जो सेंसरी एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंट है, वो रेप्लिकेशन और पब्लिक एग्जामिनेशंस जो है उसी के ऊपर बेस करके बनता है। नेक्स्ट जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो रिविलेशंस। रिविलेशंस का मतलब क्या है? रिवील्स नॉलेज presupposes a transcendent supernatural reality that communicates divine will, making it of prime importance in religion। कि रिवेल्स नॉलेज जो है वो क्या है, एक तरह के ट्रांसकेंडेंट सुपरनेचुरल रियलिटी है जो कि क्या करता है, कम्युनिकेट डिवाइन विल, जो डिवाइन विल है उसको ये कम्युनिकेट करता है। इसी का अगर हम लोग देखें एडवांटेजेस, वो क्या है? बिलीवर्स होल्ड दैट रिवेलेशन इज एन ओमनिसेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज एब्सोल्यूट एंड अनकंटामिनेटेड। हो गया कि ये रिवेलेशन जो है ये एक ओमनिसेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि एब्सोल्यूट है और उसके साथ साथ अनकंटामिनेटेड है एंड अनडाउटेबल थ्रू अदर एपिस्टेमोलॉजिकल मेथड। और इसी के ऊपर हम लोग डाउट भी नहीं करते, अनऑब्टेनेबल, और इसको हम लोग ऑब्टेन भी नहीं कर सकते हैं कोई भी एपिस्टेमोलॉजिकल मेथड के थ्रू। इसका जो डिसएडवांटेजेस है, डिसर्शन ऑफ द रिवेल्ड ट्रूथ कैन अकर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन इंटरप्रिटेशन। कि यहाँ हमको बहुत सारे डिसर्शन दिखने के लिए मिलता है ड्यू टू जो ह्यूमन इंटरप्रिटेशन, जो गलत इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं उसके लिए यहाँ डिसर्शन देखने के लिए हमको मिलता है। एक चीज ट्रू होता है लेकिन हम लोग उसको अलग हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, और एक चीज अगर अनट्रू है उसको भी हम लोग एक ट्रू का जैसे इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो है ऑथोरिटी। Authoritative knowledge is accepted as true because it originates from expert or has been sanctioned over time as tradition। कि ये authoritative knowledge जो होता है उसी को हर वक्त हम लोग क्या ट्रू ही मानते हैं, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स से ओरिजिनेट होता है और उसके साथ साथ ये अलग अलग टाइम में
ट्रेडिशंस के थ्रू हमको मिलता है। अगर हम लोग एक एजुकेशनल सेटिंग में देखें, दिस इंक्लूड्स रेफरेंस वर्क, टेक्स्ट बुक और टीचर। कि एजुकेशनल सेटिंग में वो सारे के सारे रेफरेंस वर्क को हम लोग ट्रू मान लेते हैं। हो गया। एक्स जो टेक्स्ट बुक है उसको ट्रू मान लेते हैं, और टीचर जो है उसी को भी हम लोग क्या मान लेते हैं, ट्रू मान लेते हैं। वैल्यू को अगर हम देखिए और एडवांटेजेस को, एक्सेप्टिंग अथॉरिटेटिव नॉलेज सेफ टाइम एंड प्रोमोट सोशल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। कि अगर हम लोग अथॉरिटेटिव नॉलेज का एक्सेप्ट जो करते हैं, इसी का एडवांटेजेस को देखिए तो ये सोशल और साइंटिफिक प्रोग्रेस जो है उसी को प्रमोट करता है। एंड as an individual do not need to personally verify every statement through first hand experience। और यहाँ हमको कोई भी नॉलेज को फास्ट हैंड एक्सपीरियंस के थ्रू और एक बार वेरीफाई करने का कोई जरूरत ही नहीं होता है। अगर यहाँ डिसएडवांटेजेस और डेंजर को अगर हम देखें, दिस फॉर्म ऑफ नॉलेज इज ओनली as valid as the foundational assumption upon which authority stand। Incorrect assumptions will inevitably distort the knowledge। हो गया। यहाँ जो फाउंडेशनल एजम्पशंस है, हो गया, फाउंडेशनल एजम्पशंस के ऊपर बेस करके जब हम लोग इसी को देखते हैं उस टाइम ही ये ट्रू रहता है और वैलिड रहता है। लेकिन इनकरेक्ट एजम्पशंस जब हो रहा है तो ये क्या हो जाता है, डिसर्ट्स द नॉलेज हो जाता है और फॉल्स हो जाता है। यह वैलिडिटी इसका और नहीं रहता। नेक्स्ट जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो है रैशनलिज्म और रीजन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं। रैशनलिज्म का मतलब क्या है, यहाँ तीन तरह का चीज आता है, रीजनिंग, थॉट, लॉजिक। कोई भी किसी भी थ्रू, मतलब रीजनिंग के थ्रू, थॉट के थ्रू, लॉजिक के थ्रू जब कोई भी नॉलेज को हम लोग एक्वायर करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजन और रैशनलिज्म बोलते हैं। सेंसेशन गेन थ्रू द सेंसेस आर मेरली द रॉ मटेरियल that the mind must organize into meaningful system before they constitute knowledge। कि देखिए कि हम लोग कोई भी नॉलेज को बनाने से पहले, कंस्टिट्यूट करने के से पहले, हम पहले जो इंफॉर्मेशन है उसी को क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं। और उससे पहले वो इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं कि हमारा जो सेंस ऑर्गन है उसी के थ्रू उसको हम लोग गेन करते हैं। देयर आर टू फॉर्म ऑफ रैशनलिज्म। जो फास्ट फॉर्म आता है लेस एक्सट्रीम फॉर्म, दूसरा वाला जो है क्या, मोर एक्सट्रीम फॉर्म। लेस एक्सट्रीम फॉर्म में क्लेम दैट ह्यूमन कैन नो यूनिवर्सल ट्रूथ विथ सर्टेनिटी थ्रू लॉजिक इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपीरियंस। कि यहाँ क्या होता है कि जो ह्यूमंस जो है को वो यूनिवर्सल ट्रूथ को जान सकता है, नोन कर सकता है, कैसे, थ्रू लॉजिक इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपीरियंस। की एक्चुअल एक्सपीरियंस का, और एक्चुअल एक्सपीरियंस गेन किया, उसके ऊपर लॉजिक लगाया और उसके बाद क्या कर सकता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको बारे में वो जान सकता है। लेकिन जो एक्सट्रीम फॉर्म होता है, एसर्ट दैट ह्यूमन आर केपेबल ऑफ अराइविंग एट इरिफ्यूटेबल नॉलेज। कि ह्यूमंस जो है वो केपेबल है कि एक इरिफ्यूटेबल नॉलेज को गेन करने के लिए कंप्लीटली व्हिच इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ सेंस एक्सपीरियंस, जो कि एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंस रहता है हमारा सेंस एक्सपीरियंस से। अगर टूल अगर हम दिखे ये नॉलेज को गेन करने के लिए, तो फॉर्मल लॉजिक इज प्राइमरी टूल यूज्ड बाय रैशनलिस्ट। यहाँ जो लॉजिक जो होता है वो प्राइमरी टूल रहता है, लॉजिक के थ्रू ही हम लोग यहाँ नॉलेज गेन करते हैं। यह एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज देखने के लिए मिलता है। लॉजिकल सिस्टम डिस्पाइट पोजेसिंग इंटरनल कंसिस्टेंसी मे नॉट रिलेट टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। की बहुत बार क्या होता है कि इसी में तो इंटरनल कंसिस्टेंसी रहता है लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ बहुत बार ये रिलेट कर नहीं पाता। नेक्स्ट जो सोर्स है वो है इंट्यूशन। इंट्यूशन इज द डायरेक्ट एप्रीहेंशन ऑफ नॉलेज दैट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस रीजनिंग और इमीडिएट सेंस परसेप्शन। ये इंट्यूशन से जो है वो एक तरह का क्या है, डायरेक्ट एप्रीहेंशन ऑफ नॉलेज। की ये नॉलेज का एक डायरेक्ट एप्रीहेंशन है, ये कोई कॉन्शियस रीजनिंग और इमीडिएट सेंस परसेप्शन का रिजल्ट नहीं है। इट occur beneath the threshold of consciousness and it's described as an immediate feeling of certainty। ओके, इंट्यूशन को आप
जो आर्किमिडीज जो है उनका जो एग्जाम्पल है वो वेस्ट है। और इंडिया में शायद हर एक जूनियर क्लासेस में इसको पढ़ाया जाता है कि वही है आर्किमिडीज को जो आइडिया मिला था। हो गया, वो जब नहा रहे थे और वो जब मिल गया था, वो खुशी में जैसे दौड़ दौड़ कर विदाउट एनी क्लॉथ दौड़ रहे थे। वही है इंट्यूशन, मतलब एक इमीडिएट फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, सडन फ्लैश इनसाइड। इसी को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। इंट्यूशन का मतलब एक तुरंत कोई एक आइडिया आ जाना। हो गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्यूशन बोलते हैं। इंट्यूशन नॉलेज हैज द डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस ऑफ बीइंग एबल टू लिव ओवर द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। जो अलग जो सोर्सेस में ह्यूमन का जो एक्सपीरियंस जो है, उस एक्सपीरियंस जो है उसी को हम लोग डील करते हैं, जो कि इंट्यूशंस में कोई भी एक्सपीरियंस का हमको जरूरत नहीं पड़ता। नेक्स्ट, इसी में एक डिसएडवांटेजेस देखने के लिए मिलता है। इफ यूज्ड एलोन, इंट्यूशन इज अनसेफ एंड प्रोन टू लीडिंग अब्स्ट्रैक्ट क्लेम्स। कि देखिए कि आपका दिमाग में कोई तुरंत एक आइडिया आ गया और उसी को जब आप प्रेजेंट करें तो वो अब्स्ट्रैक्ट एक क्लेम हो सकता है, क्योंकि आप वो खुद कुछ कर रहे हैं अनकॉन्शियसली और तुरंत एक आइडिया आ जा रहा है और उसको लेकर आप भाग रहे हैं, तो ये एक अब्स्ट्रैक्ट क्लेम हो सकता है। Next, complementary nature of sources. Various sources of knowledge should be viewed as complementary rather than antagonistic. ओके, कि जो सोर्सेस ऑफ नॉलेज जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटरी है, लेकिन एंटेगोनिस्टिक नहीं है, मतलब ऑपोजिट नहीं है। Typically, thinkers select one source as the most basic framework against which all the other means of obtaining knowledge are evaluated। कि ये थिंकर जो होते हैं वो कोई एक पर्टिकुलर सोर्स को पकड़ते हैं, ओके, जो कि एक फ्रेमवर्क होता है, और उसी के थ्रू जो अलग सोर्स मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज आर इवेल्युएटेड, और उसी के थ्रू जो अलग सोर्स से उसका जो नॉलेज है उसी को इवेल्युएट किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, the modern world generally regards empirical knowledge as the basic source, subjecting other knowledge claim to agreement with scientific theory, whereas biblical Christianity utilize revelation as the foundation framework for the testing knowledge। हो गया, देखो कि आज का डेट में अगर हम देखें तो इम्पेरिकल नॉलेज को हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि एक सोर्स का तरह मानते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग उसी को अलग अलग सोर्स से क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं, इवेलुएट भी करते हैं। नेक्स्ट, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। द नीड फॉर एस्टेब्लिशिंग क्राइटेरिया टू जज द ट्रूथफुलनेस ऑफ बिलीफ arises because recorded history demonstrates that many beliefs once accepted as true were later discovered to be false। कि देखिए कि ऐसे बहुत बार होता है, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग ट्रू मान लेते हैं, लेकिन कुछ अलग सिचुएशन में क्या हो जाता है कि वो फॉल्स हो जाता है। ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जो कि जिसी को कि कुछ लोग ट्रू मानते हैं, हो गया, उनके लिए कि क्योंकि वो वैलिड होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको ट्रू नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके लिए वो जो चीज़ है वो उतना वैलिड नहीं होता है। दिस क्राइटेरियन इज आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज टेस्ट ऑफ ट्रूथ। और ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ ट्रूथ बोलते हैं। Philosophers generally agree that common measures like tradition, instinct, strong feeling, and universal agreement are inadequate test of truth। जैसे कि फिलोसोफर हैं उनके हिसाब से क्या बोलते हैं, ये जो ट्रेडिशन, इंस्टिंक्ट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यूनिवर्सल एग्रीमेंट, ये क्या होता है कि ये टेस्ट ऑफ ट्रूथ होता है, और ये इनएडिक्वेट होता है जो ट्रूथ को टेस्ट करने के लिए। हो गया, ट्रूथ, टेस्ट फॉर ट्रूथ, हो गया, ये ट्रूथ को टेस्ट करने के लिए इनएडिक्वेट होता है, ऑफ्टन ड्यू टू इनहेरिएंट ह्यूमन शॉर्टकमिंग और बायसनेस। हो गया, क्योंकि ये जब हम लोग करते हैं ट्रेडिशन, इंस्टिंक्ट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यूनिवर्सल एग्रीमेंट, इसमें ह्यूमंस का बायसनेस आ जाता है। फिलोसोफर प्राइमरीली रिलाई ऑन थ्री मेजर टेस्ट ऑफ ट्रूथ, दैट इज कोरेस्पोंडेंस, कोहेरेंस एंड प्रैग्मेटिक थ्योरीज। कि फिलोसोफर जो है तीन तरह का जो प्राइमरी टेस्ट है ट्रूथ का उसके ऊपर भरोसा करते हैं। एक है कोरेस्पोंडेंस, दूसरा वाला कोहेरेंस एंड प्रैग्मेटिक थ्योरीज। अगर हम
हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी को देखें तो यहाँ क्या किया जाता है, दिस थ्योरी यूजेस एग्रीमेंट विथ फैक्ट और ऑब्जेक्टिव रियलिटी आज स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट। कि यहाँ जो थ्योरी जो है, ये थ्योरी क्या मानता है कि यूजेस ऑफ एग्रीमेंट विथ फैक्ट, कि एग्रीमेंट विथ फैक्ट और ऑब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर बेस करके ही हमको स्टैंडर्ड जजमेंट लेना चाहिए। ट्रूथ इज डिफाइंड एज फेथफुलनेस टू ऑब्जेक्टिव रियलिटी, और ये ट्रूथ जो है उसको क्या माना जाता है, फेथफुलनेस टू द ऑब्जेक्टिव रियलिटी का जैसे माना जाता है। इसी का अगर हम एप्लीकेशन को देखें, दिस इज फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड बाय दोज वर्किंग इन द साइंसेस, कि जो लोग साइंस फील्ड में काम करते हैं वो लोग ज्यादातर इसी को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेटमेंट देयर इज ए लायन इन द क्लासरूम is verified by empirical investigation if the judgment correspond with the fact it is true। कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इम्पेरिकली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीजें है, हो गया। और इम्पेरिकली अगर ये सही है तो ये सही नॉलेज है, ये कॉरेस्पॉन्डेंट थ्योरी मानता है। लेकिन इसी का बहुत सारे क्रिटिसिज्म देखने के लिए मिलता है, और स्पेशली ये तीन जो ऑब्जेक्शन रहता है, कंपैरिजन डिफिकल्टी, ह्यूमन कैन नॉट कंपेयर देयर आइडिया विद रियलिटी इन इट्स प्योर स्टेट सिंस वी ओनली नो आवर ओन एक्सपीरियंस एंड कैन नॉट गेट आउटसाइड देम। देखिए, जो कंपैरिजन है वो छोटा मोटा चीज नहीं है, वो बहुत एक डिफिकल्ट चीज है। और ह्यूमंस जो है वो जो प्योर स्टेट्स, जो प्योर रियलिटी है उसके साथ कभी भी कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा तो कुछ लिमिटेड एक्सपीरियंस है, उसके बाहर क्या है हमको पता ही नहीं है। तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो एब्सोल्यूट नॉलेज है, उसके साथ हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हमारा नॉलेज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट है सेंसरी एजम्पशन। द थ्योरी सीम to assume that human sense data are accurate and clear। हो गया। जो ये थ्योरी जो है ये क्या मानता है, ह्यूमन सेंस परसेप्शन जो है वो एक्यूरेट और क्लियर तो रहता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि वो एकदम ट्रूथ नहीं होता है। जैसे कि पानी का एग्जांपल दिया गया था, जो दिखता है वो होता नहीं है। वो सेंसरी एजम्पशन के ऊपर हर टाइम भरोसा नहीं किया जा सकता। मेंटल कंस्ट्रक्ट, इट इज इनएडिक्वेट फॉर मेंटल कंस्ट्रक्ट सच एज लॉजिक एंड एथिक्स that have no concrete existence outside human सी, कि मेंटल कंस्ट्रक्ट जहाँ के हम लोग लॉजिक और उसके साथ साथ एथिक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये मेंटल कंस्ट्रक्ट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो हम कैसे उसी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ये कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी का कुछ क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट अगर हम देखें कोहेरेंस थ्योरी कि ये क्या है, दिस थ्योरी प्लेस कॉन्फिडेंस इन द कंसिस्टेंसी और हार्मोनी ऑफ ऑल वंस जजमेंट। कि ये जो हमारा हार्मोनी, कंसिस्टेंसी जो है कोई भी जजमेंट में, उसी के ऊपर ये क्या करता है, एम्फासाइज करता है। ए जजमेंट इज जज्ड ट्रू इफ इट इज कंसिस्टेंट। कि कोई भी चीज अगर कंसिस्टेंट है उसी को हम लोग क्या करते हैं कि ट्रू करके जज करते हैं। हो गया। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे जजमेंट जो कि पहले से एक्सेप्टेड है ट्रू करके, उसी को भी हम लोग क्या करते हैं कि खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं ये सही है। इसी का जो एप्लीकेशन है वो जनरली कहाँ दिखने के लिए मिलता है, बाय दोज हु फोकस ऑन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड इंटेलेक्चुअलिज्म्स। कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के ऊपर जो लोग फोकस करते हैं, इंटेलेक्चुअलिज्म्स के ऊपर जो लोग फोकस करते हैं, वहां इसको ज्यादातर यूज किया जाता है, contrasting with those focused on materials aspect of reality। For instance, a statement is often considered true or false based on whether it harmonizes with established accepted truth। कि एक स्टेटमेंट को हम लोग ट्रू या फॉल्स कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कि कैसे ये पहले जो है whether it harmonize with established accepted truth, कि ये जो स्टेटमेंट है जो पहले से एस्टेब्लिश ट्रूथ है उसको हार्मोनाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसी के आधार पर हम लोग देखते हैं कि वो ट्रू है या ट्रू नहीं है।
इसी का भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म देखने के लिए मिलता है। द थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड फॉर फॉलिंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंसिस्टेंट ट्रूथ एंड कंसिस्टेंट एरर, कि आपको कैसे पता लगा सकते हैं सही ढंग से कि कौन सा कंसिस्टेंट ट्रूथ है और कौन सा कंसिस्टेंट एरर है। ओके, दिस इज अनदर चैलेंज और क्रिटिसिज्म्स फॉर दिस थ्योरी। नेक्स्ट, प्रैग्मेटिक थ्योरी। ये क्या करता है, जो एब्सोल्यूटनेस जो है उसको ये रिजेक्ट करता है। दिस व्यू फेवर्ड बाय ए लार्ज ग्रुप ऑफ मॉडर्न फिलोसोफर, जिसको कि हम लोग प्रैग्मेटिस्ट बोलते हैं। और ये जो स्टैटिक और एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है उसको क्या करते हैं कि ये लोग रिजेक्ट करते हैं, और कोरेस्पोंडेंस थ्योरी जो है उसको डिसमिस करते हैं, क्योंकि इनका हिसाब से पीपल ओनली नो देयर एक्सपीरियंस एंड दे डिसमिस कोहेरेंस थ्योरी। हो गया। ये जो फिलोसोफर है इस और ये प्रैग्मेटिस्ट थ्योरी को जो लोग मानते हैं वो लोग कॉरेस्पोंडेंस थ्योरी को बिलीव नहीं करते, डिसमिस करते हैं, क्योंकि इनका मानना ये है कि एक्सपीरियंस जो है वो ही ट्रूथ है और वो ही नोन है, और उसी को छोड़कर कोई भी चीज नोन नहीं है। ठीक ऐसे ये लोग कोहेरेंस थ्योरी को भी क्या करते हैं, डिसमिस करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि थ्योरी बिकॉज इट इज टू फॉर्मल एंड रेशनलिस्टिक रिगार्डिंग अल्टीमेट रियलिटी, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही फॉर्मल है और रेशनलिस्टिक है हमारा अल्टीमेट रियलिटी को लेकर। और यहाँ क्या किया जाता है, ट्रूथ इज जज्ड बाय यूटिलिटी, वर्केबिलिटी और सेटिस्फैक्टरी कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर ही क्या किया जाता है, ये जज किया जाता है। क्रिटिसिजम्स को अगर हम देखिए, रिलेटिविज्म और डिलीजन्स जो है इसी का टू मेजर क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट, एपिस्टेमोलॉजी और एजुकेशन को अगर हम देखें, एपिस्टेमोलॉजी द स्टडी ऑफ नेचर, सोर्स एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, स्टैंड एट द बेसिक बेस ऑफ ह्यूमन थॉट एंड एक्टिविटी सिमिलर टू मेटाफिजिक्स, जो कि हम लोग पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ फर्स्ट क्या आता है, प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ प्रैक्टिस, जो एजुकेशनल सिस्टम इनहेरेंटली डील विथ नॉलेज, मेकिंग एपिस्टेमोलॉजी एज ए प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ एजुकेशनल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। कि देखिए हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम्स में हम लोग किसी को इनहेरेंटली डील करते हैं, नॉलेज, जो कि एपिस्टेमोलॉजी का एक मेजर पार्ट है, जहाँ की हम लोग जो एजुकेशनल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस में यूज करते हैं। और दूसरा चीज ये है कि ये हमारा जो करिकुलम्स जो है उसी को ये इम्पेक्ट करता है। हो गया, इम्पेक्ट करता है कि कैसे, assumptions about importance of knowledge source are reflected in what is taught, कि क्या पढ़ाया जाएगा। हो गया, ये एपिस्टेमोलॉजी के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, ए क्रिश्चियन स्कूल व्हिच बिलीव इन रिविलेशंस एज ए सोर्स ऑफ सर्टेन नॉलेज, जो कि बिलीव करता है कि रिविलेशंस एज ए सोर्स ऑफ सर्टेन नॉलेज, तो वी विल हैव ए करिकुलम एंड ए रूल फॉर द बाइबल that differ substantially from an institution founded upon naturalistic premises। ठीक है, और इसी को फुलफिल करने के लिए ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये विजन के लिए जो करिकुलम है वो एक नेचुरलिस्टिक परमिसेस से एकदम अलग होगा। इम्पैक्ट ऑन मेथोडोलॉजी एंड टीचिंग, एपिस्टेमोलॉजी मेथोडोलॉजी और टीचिंग को भी इम्पैक्ट करता है। एपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशन कंसर्निंग हाउ नॉलेज इज कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, टीचिंग मेथोडोलॉजी इसी को हम लोग कहते हैं, जहाँ की ये नॉलेज जो है उसी को हम लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे, एक से दूसरे की तरफ कैसे जाएगा, उसको कैसे कम्युनिकेट, जिसे को हम लोग एजुकेशन में टीचिंग मेथोडोलॉजीज बोलते हैं, उसका बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ टीचर इन द एजुकेशन एजुकेटिव कंटेक्स्ट, और उसके साथ साथ एक टीचर का जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, वो भी इसी के थ्रू ही डिसाइड होता है। एजुकेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी, educator must understand their epistemological presupposition to operate effectively। और एजुकेटर्स जो है वो प्योरली पहले उनका जो रोल है उसको वो लोग क्या करना चाहिए, उनको पहले जानना चाहिए, उसके बाद वो लोग अच्छे से काम कर सकेंगे। नेक्स्ट, द मेटाफिजिकल एपिस्टेमोलॉजिकल डिलेमा, कि बहुत सारे डिलेमा हमको देखने के लिए मिलता है, और जो पहले देखने के लिए मिलता है वो ह्यूमैनिटीज पोजीशन। Humanity is philosophically caught in a precarious state, suspended in
मिड एयर बोथ मेटाफिजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकली। अगर हम लोग ह्यूमैनिटी जो है इसी को एक फिलोसफिकली हम देखें तो ये प्रिकेरियस एक स्टेट है जिसी को कि ना मेटाफिजिक्स ना एपिस्टेमोलॉजी अच्छे से क्या क्या है एड्रेस क्या है, वो मिड एयर में इसको छोड़ दिए हैं। अगर हम लोग देखें द सर्कुलरिटी, देयर इज ए वेव ऑफ सर्कुलरिटी बिकॉज एन इंडिविजुअल कैन नॉट डेवलप ए कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी विदाउट फर्स्ट पोजेसिंग ए थ्योरी ऑफ ट्रूथ। कि देखिए कि जो हम देख रहे हैं यहाँ हमको एक वेव ऑफ सर्कुलरिटी देखने के लिए मिलता है, एक सर्कुलर वेव हमको देखने के लिए मिलता है, हो गया, जो कि डील करता है किसी को कि कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी को डील करता है। लेकिन ये वेव ऑफ सर्कुलरिटी को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, ट्रूथ, थ्योरी ऑफ ट्रूथ चाहिए जिसको कि हम लोग एपिस्टेमोलॉजी बोल रहे हैं। ठीक ऐसे ये थ्योरी ऑफ ट्रूथ कैन नॉट बी डेवलप्ड विदाउट फास्ट होल्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी। ठीक ऐसे अगर इसका उल्टा को अगर आप देखेंगे कि हम लोग थ्योरी ऑफ ट्रूथ को जब देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी जो कि मेटाफिजिक्स होता है उसी के बिना हम लोग थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ ट्रूथ के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते और उस वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। लिमिट्स ऑफ प्रूफ थ्रू the study of basic philosophical question, people are compelled to realize their limitation and helplessness in the universe. This realization confirms that final and ultimate proof that is often accepted to all people is impossible to achieve। हो गया कि ये एपिस्टेमोलॉजी मेटाफिजिक्स में जितना भी चीजें डिस्कशन होता है लास्ट में ऐसा एक निष्कर्ष नहीं निकलता जिसी को कि सारे के सारे लोग एक्सेप्ट कर सके और सारे के सारे लोग उसको अचीव कर सके। नेक्स्ट, द नेसेसिटी ऑफ फेथ। सिंस एब्सोल्यूट प्रूफ इज अनअटेनेबल, द अनएविडेबल कंक्लूजन इज दैट ऑल पर्सन्स लिव बाय ए फेथ। कि जो हमारा जो एब्सोल्यूट प्रूफ है उसको कभी हम लोग अटेंड कर नहीं सकते, हो गया। इसीलिए एक अनएवोइडेबल कंक्लूजन्स में हम लोग पहुंचते हैं, वो क्या है, ऑल पर्सन्स लिव बाय ए फेथ इन देयर बेसिक बिलीफ इंक्लूडिंग स्केप्टिक, द एग्नोस्टिक, साइंटिस्ट, बिजनेस पर्सन, हिंदू, क्रिश्चियन, एवरीवन। नेक्स्ट, मेटाफिजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल डिलेमा। अगर हम देखें तो फेथ चॉइस, हो गया, द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर मेटाफिजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन constitute faith choice made by the individual. This choice fundamentally entitle commitment to a way of life। कि ये जब हम लोग दिखते हैं तो ये फेथ चॉइस एक डिलेमा आता है कि किसी को हम लोग चूज करें। कॉन्सिक्वेंसेस को अगर हम लोग देखें, बिकॉज इंडिविजुअल्स make different faith choice along with metaphysical and epistemological continuums, they possesses varying philosophical position। नेक्स्ट, पर्सपेक्टिव ऑन डिलेमा अगर हम देखें तो द सर्कुलर नेचर ऑफ रियलिटी ट्रूथ डिलेमा ऑफ्टन सॉल्व्ड एवरेज, जो कि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज एक्सियोलॉजी एंड